नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरा नाम गीता है और मेरा एक ही सपना था कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँ उस इंसान के साथ जिससे मैं प्यार करती हूँ। गरीबों को सांस लेने के अलावा और कुछ करने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन मैंने प्यार कर लिया, वो भी अपने से अच्छे घर के लड़के से। मेरे पति का नाम राजेश था। हम लोग एक दूसरे को बहुत दूर से देखा करते थे। फिर प्यार हो गया, फिर नंबर बदल गए। मैंने अपने बारे में कोई झूठ नहीं बोला। मैंने कहा कि मेरे मम्मी-पापा नहीं हैं, दादी के साथ रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, मेरे लिए रिश्ते भी नहीं आते। लोग कहते हैं कि बिना माँ की लड़की मत लेना, इसे तो कुछ आता ही नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। उसने बताया कि मैं अपने घर का सबसे छोटा बेटा हूँ। मेरे घर में मेरी कोई इज़्ज़त नहीं थी, कोई मुझसे प्यार नहीं करता था। मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम दोनों ही एक जैसे थे, इसीलिए एक दूसरे के प्यार में डूब गए और हमने शादी करने का फ़ैसला कर लिया। मेरी दादी ने क्या ही बोलना था, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कह पाती। जब हम दोनों ने शादी करने का फ़ैसला किया और राजेश ने अपने घर वालों से बात की, तो अगले दिन मेरी दादी इस दुनिया से चली गई। इस वक़्त मेरे दिल पर ऐसा सदमा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। घर का हर कोना सूना लग रहा था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसके घर वालों ने साफ मना कर दिया कि भूखे लोगों में शादी नहीं करनी, तेरा वैसे तो कोई काम है नहीं, बस तेरी शक्ल अच्छी है, इसीलिए किसी अमीर घर से लड़की लेकर आएंगे ताकि वो अच्छा सा दहेज भी लेकर आए और तुझे कोई नौकरी भी दिलवा दे। इन्होंने राजेश के लिए पहले से एक ऐसा रिश्ता देख रखा था। उस लड़की के पिता बहुत ज़्यादा अमीर थे। उन्होंने कहा था कि बहुत सारा सामान दहेज में देंगे, बंगला देंगे और लड़के का काम-धंधा भी शुरू करवा देंगे। लेकिन राजेश का दिल मेरे साथ था, वो मुझसे शादी करना चाहता था। उसके घर वालों ने बहुत हंगामा किया और उसे मेरे पास भेजा ताकि वो मुझे ये कह सके कि अब उसका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। जब वो मेरे पास आया तो उसके चेहरे पर मजबूरी थी और आँखों में दुःख था। वो कुछ कहने आया था, लेकिन जब उसने मेरी हालत देखी तो वो वहीं रुक गया। उसे पता चला कि मेरी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ और मेरे पास कोई सहारा नहीं है। वो मुझे मना करने आया था, लेकिन मेरी हालत देखकर उसका दिल बदल गया। वो मुझे चुपचाप देखता रहा और फिर मुझे अपने साथ मंदिर ले गया। वहाँ उसने अपने दोस्तों को गवाह बनाया। सबकी मौजूदगी में सादगी के साथ हमारा विवाह हो गया। इस पल मेरे दिल में एक अजीब-सी शांति भी थी और डर भी था, आगे क्या होगा। विवाह के बाद हमने उसके घर जाना था ताकि उसके घर वालों को ये बताया जा सके कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। राजेश के घर वाले ये सोचकर बैठे थे कि वो बस मेरे जैसी मुसीबत से जान छुड़वा कर आएगा और उसके बाद वो राजेश की शादी किसी अमीर घर में कर देंगे। जब उन्हें पता चला कि राजेश शादी करके आ गया है, तो पूरे घर में शोर मच गया। हर तरफ हंगामा था। राजेश के पिताजी गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने राजेश पर हाथ भी उठाया और चीखकर कहा कि निकल जाओ, इस घर से चले जाओ, तुम लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। राजेश चुप नहीं रहा, वो वहाँ से नहीं गया, बल्कि मुझे साथ लेकर घर की तीसरी मंजिल पर आ गया। मैंने घबरा कर कहा कि तुम्हारे घर वालों ने तो हमें घर से निकाल दिया है। जब उन्हें पता चलेगा कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो हमें दोबारा निकाल देंगे। राजेश ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा कि वो अभी गुस्से में है, सुबह मैं जाकर इनसे माफ़ी मांग लूँगा, सब ठीक हो जाएगा। वो जगह बहुत पुरानी थी। इसकी मंजिल पर एक हिस्सा ऐसा था जहाँ सिर्फ पुराना कूड़ा करकट और बेकार सामान रखा जाता था। वहाँ एक कमरा बना हुआ था जिस पर पुरानी अलमारी थी, जिसे मुश्किल से रसोई कहा जा सकता था। एक छोटा सा बाथरूम था जो पुराना होने के बावजूद चल रहा था। कमरे में बिखरा हुआ पुराना सामान और एक टूटी हुई चारपाई पड़ी हुई थी। इसी टूटी हुई चारपाई पर राजेश लेट गया और मैं उसके कंधे पर सिर रखकर लेट गई। आज हमारी शादी की रात थी, लेकिन खुशी की बजाय आंखों में आंसू थे। मैं चुपचाप रो रही थी और दिल में डर था कि आगे क्या होगा। राजेश ने मेरा सिर अपने कंधे पर महसूस किया तो धीरे से बोला कि रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
हाथ सब ठीक कर दूंगा। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी शांति थी जो मेरे दिल को थोड़ा सहारा दे रही थी। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, कमरे में शांति थी, सिर्फ कभी पुरानी खिड़की से हवा की हल्की सी आवाज़ आती थी। मैं उसके कंधे पे लेटी हुई थी और अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी। मैंने धीमी आवाज़ में कहा कि शायद मैं तुम्हारे लिए बदनसीब साबित हो रही हूँ। मेरे आने से तुम अपने घर वालों से भी दूर हो गए हो और अब ये ज़िंदगी भी कितनी मुश्किल हो गई है। राजेश ने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और सख्त लहजे में कहा कि ये बात कभी अपने दिल में मत लाना। तुम बदनसीब नहीं हो, तुम मेरा प्यार हो, मेरी ज़िंदगी हो। अगर आज मैं तुम्हारे साथ हूँ तो ये मेरी खुशकिस्मती है। तुमने मुझे वो जगह दी है, यहाँ मैं खुद को खास महसूस करता हूँ। मैंने आंखों में आंसू लिए इसकी तरफ देखा और कहा कि लेकिन सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आ गए हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकी। राजेश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि तुमने मुझे सब कुछ दिया है, तुमने मुझे मेरी अपनी ज़िंदगी दी है, तुम मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत हो। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन आंखों के आंसू फिर भी नहीं रुके। सुबह जल्दी राजेश चुपचाप उठा और तीसरी मंजिल की छोटी सी सीढ़ी से नीचे उतर गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक थैला था। उसने बताया कि इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो मेरे लिए नाश्ता लेकर आया है। थैले में 2 हलवा पूरी के पैकेट थे, हर पैकेट में 2-2 पूरी थी और ऊपर थोड़ा सा हलवा रखा हुआ था, साथ में थोड़े से छोले भी थे। उसने प्यार से कहा कि अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा, नाश्ता कर लो। हम दोनों ने वो नाश्ता इसी चारपाई पर बैठकर खाया। सादगी थी मगर इसमें एक अजीब सा अपनापन था। खाने के बाद राजेश ने कहा कि मैं नीचे जा रहा हूँ, देखता हूँ शायद घर वालों का गुस्सा ठंडा हो गया हो, मैं जाकर माफ़ी मांग लेता हूँ, तुम यहीं आराम से बैठो। मैंने धीरे से कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे दिल में एक डर था जो मुझे बार बार अंदर से हिला रहा था। थोड़ी देर बाद नीचे से अचानक लड़ाई झगड़े की तेज आवाज़ें आने लगीं। आवाज़ें इतनी साफ थी कि तीसरी मंजिल तक सुनाई दे रही थी। मैं घबराकर दरवाजे के पीछे जा खड़ी हुई और कान लगाकर सुनने लगी। नीचे घर का माहौल शोर से भरा हुआ था। राजेश के पिताजी गुस्से में चीख रहे थे और उनकी आवाज़ बार बार गूंज रही थी कि सारी ज़िंदगी तुमने कंप्यूटर के सामने बैठकर बर्बाद कर दी, कुछ नहीं किया, कोई नौकरी नहीं की, बस हर वक्त कंप्यूटर कंप्यूटर, हैकिंग सीख रहा हूँ, हैकर बनूंगा। और आखिर में ले आया एक लड़की, पता नहीं उसका बाप कौन है, माँ कौन है, किस तरह की लड़की है, सिर्फ शक्ल देखकर ले आया। ना पढ़ाई है ना कोई हैसियत, हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। उनके शब्द मेरे दिल पर तीर की तरह लग रहे थे। मैं चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुनती रही। घर के अंदर और भी आवाजें थी, राजेश के भाई भी बोल रहे थे और माहौल लगातार गर्म होता जा रहा था। बर्तनों की आवाज और गुस्से में चलने की आवाजें आ रही थी। राजेश की पहले से 2 भाभियां थीं, एक डॉक्टर थी और दूसरी टीचर। इन दोनों के सामने मेरा अस्तित्व एक सवाल बनकर खड़ा था। इन सब बातों में मेरी हैसियत पर बार बार सवाल उठाया जा रहा था। काफी देर तक ये शोर शराबा चलता रहा, फिर धीरे धीरे आवाजें कम होने लगी। कुछ देर बाद पूरी शांति छा गई। वो शांति भी अजीब थी, जैसे तूफान के बाद का सन्नाटा हो। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर धीरे से वापस कमरे की तरफ आ गई। कमरे में आकर मैंने देखा तो हर तरफ बिखरा हुआ पुराना सामान, धूल, टूटी हुई चीजें सब वैसे ही पड़ी थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे झाड़ू लगाया और सफाई शुरू कर दी। मेरे अंदर इस वक्त डर भी था और एक अजीब सी मजबूरी भी। मैंने पूरा कमरा साफ किया और फालतू सामान एक कोने में जमा कर दिया। एक और चारपाई मिली जो पहले वाली से बेहतर हालत में थी। मैंने दोनों चारपाइयां साथ रखकर इन पर चादर बिछा दी ताकि एक बिस्तर बन जाए। कुछ पुराने डिब्बे भी मिले जिन्हें मैंने जोड़कर एक छोटी सी मेज बना दी। रसोई के कोने में कुछ पुराने बर्तन भी रख दिए
ताकि कम से कम इस्तेमाल के लायक हो जाएं। एक पुराना चूल्हा भी मिला जिसके साथ गैस सिलेंडर लगा हुआ था। मैं अभी ये सब कर ही रही थी कि राजेश वापस आ गया। उसने कमरे में कदम रखा तो रुक सा गया। उसकी नज़र हर तरफ घूम गई। साफ किया हुआ कमरा, तरीके से रखा हुआ सामान और छोटी-छोटी चीजें, सब देखकर वो हैरान रह गया। इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो धीरे से बोला, तुमने तो इस खंडर को घर बना दिया है। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, और कुछ करने को था नहीं, और आप भी 4 घंटे बाद आए हैं, इसीलिए मैंने ये सब कर लिया। वो मेरे करीब आ गया। मैंने पूछा कि क्या हुआ? वो लोग मान गए? राजेश ने गहरी सांस ली और फिर प्यार से कहा कि नहीं माने, लेकिन मान जाएंगे, तुम चिंता मत करो। फिर वो कुछ सोचकर बोला, मैं एक काम करता हूँ, इस सिलेंडर में गैस भरवा कर ले आता हूँ और दूध पत्ती का सामान भी लेकर आता हूँ। चाय तो बन ही जाएगी, बाकी रोटी सब्जी बाजार से ले लिया करेंगे। मैंने उसकी तरफ देखा और परेशानी से कहा, राजेश ये सब कैसे होगा? हमारी जिंदगी अभी शुरू हुई है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरे मम्मी पापा होते तो शायद कुछ मदद कर देते, मेरे पास भी घर का कोई सामान होता, लेकिन 4 महीने से किराया ना देने की वजह से मकान मालिक ने ले लिया होगा। मेरी आवाज भारी हो गई और आंखों में नमी आ गई। राजेश ने मेरे करीब आकर मेरे दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम लिया, जैसे किसी फूल को संभाल कर पकड़ा जाता है। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे पर प्यार से टिकी हुई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा भरोसा था। वो धीमी मगर मजबूत आवाज में बोला कि सामान से क्या होता है, तुम ही मेरा घर हो, तुम ही मेरा सुकून हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। दुनिया की बातें मत सुनो, सिर्फ मेरी बात सुनो। फिर उसने मुझे अपने करीब खींचकर गले लगा लिया। उसके सीने से लगकर मेरे अंदर का सारा डर जैसे कुछ देर के लिए थम सा गया। मुझे लगा जैसे वाकई कोई दीवार है जो मुझे हर तकलीफ से बचा रही है। हम दोनों कुछ देर इसी तरह चुप खड़े रहे। फिर जब हम अलग हुए तो वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला कि छोड़ो इन सब बातों को। जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता वो भी जिंदगी गुजार लेते हैं, हमारे पास तो फिर भी कुछ है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। राजेश वाकई दोपहर का खाना बाहर से ले आया था। उसके हाथ में एक थैला था जिसमें सादा सा खाना था, साथ में वो दूध पत्ती चीनी भी लेकर आया था और सिलेंडर में 2 किलो गैस भरवा कर ले आया था। माचिस भी उसके साथ रख ली थी। उसके आते ही कमरे में हल्की सी जिंदगी आ गई थी, जैसे कुछ देर के लिए गरीबी का बोझ हल्का हो गया हो। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। सादगी थी लेकिन इसमें एक साथ होने का एहसास था। फिर उसने चाय बनाई, पुराना सा चूल्हा जलाया और धीरे धीरे चाय की खुशबू कमरे में फैल गई। हम दोनों चाय के कप हाथ में लिए बैठ गए। चाय पीते हुए राजेश ने कहा कि जब चाय मिल जाए तो फिर दिल को सुकून आ जाता है। फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि मैं अपना लैपटॉप और फ़ोन उठा कर लाता हूँ, मुझे कुछ काम करना है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या करते रहते हो? उसने भरोसे से जवाब दिया कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, अगर किसी को पसंद आ गया तो किस्मत खुल जाएगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। इसके शब्दों में एक उम्मीद थी जिस पर वो खुद भी यकीन करता था और मुझे भी कुछ देर के लिए यकीन होने लगा। इसी तरह दिन गुजरने लगे। जिंदगी सादी हो गई थी। हम अक्सर बाहर से रोटी सब्जी लेकर आते और इसी पर गुजारा करते। राजेश कभी पैसे लेकर आता था जिसके बारे में वो ज़्यादा नहीं बताता था। शायद वो अपने दोस्तों से लेकर आता था या किसी और तरीके से इंतजाम करता था, लेकिन किसी न किसी तरह सारा काम चल रहा था। वक्त गुजरता गया मगर एक दिन ऐसा आया जब हालात बिल्कुल बदल गए। राजेश के पास 1 रुपया भी नहीं बचा था। घर में शांति थी और मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। इसी वक्त मेरी नज़र अपने कानों की सोने की बालियों पर गई जो मेरी दादी ने प्यार से मेरे लिए बनवाई थी। मैं कुछ देर उन्हें देखती रही, फिर हिम्मत करके राजेश से कहा कि हम उनको बेच देते हैं, कुछ दिन आसानी से गुजर जाएंगे। राजेश ने गुस्से से सिर हिलाया और कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं बेचने दूंगा। इसकी आवाज में जिद थी और प्यार भी। इसी पल दरवाजा खुला।
और राजेश की छोटी बहन अंदर आई। उसके हाथ में चावल और पानी का जग था। उसकी उम्र 12-13 साल के करीब होगी। वो धीरे धीरे चलती हुई आई और नरम आवाज में बोली कि भैया भाभी खाना खा लें। उसके शब्द सुनकर कमरा जैसे थोड़ा सा रोशन हो गया। राजेश ने अपनी बहन को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि देखा, मेरी बहन को मेरा ख्याल आ गया है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे। हम तीनों ने मिलकर वो सादा सा खाना खाया, लेकिन मेरे दिल के अंदर अब भी बेचैनी थी। मैं बार बार सोच रही थी, ये सब कब तक चलेगा, हम कैसे जिंदा रहेंगे और ये दिन कैसे गुजरेंगे। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। कहते हैं कि वक्त से बड़ा कोई इलाज नहीं होता। दिन धीरे धीरे अपने हिसाब से चलने लगे थे, लेकिन हमारे रिश्तों में एक अजीब सी दूरी और सच्चाई भी साफ नजर आने लगी थी। वो घर जहाँ मैं बहू बनकर आई थी, वहाँ मेरा स्थान अब भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया था। मुझे कभी कभी ऊपर बुला लिया जाता और कभी नीचे से छोटे मोटे कामों के लिए आवाज दे दी जाती। एक दिन मेरी सास ने मेरी छोटी ननद के जरिए संदेश भिजवाया कि नीचे पार्टी हो रही है, आकर थोड़ी देर मदद कर दोगी। मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने तुरंत हाँ कह दी और दिल में सोचा कि शायद अब हालात बदल रहे हैं, शायद मुझे भी अपना समझा जा रहा है। मैं नीचे चली गई। घर में काफी भीड़ थी और मेहमानों के आने की तैयारियां चल रही थी। शुरू में मुझे लगा कि शायद वाकई मुझे किसी जरूरी काम के लिए बुलाया गया है, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मुझे सिर्फ बर्तन धोने और सफाई के लिए बुलाया गया था। फिर भी मैंने कोई शिकायत नहीं की। मैंने चुपचाप खुशी खुशी सारे काम किए, बर्तन धोए, सफाई की और रसोई को संभाला। दिल में एक अजीब सा एहसास था कि कम से कम मुझे काम के लायक तो समझा गया। काम के बाद मुझे खाना भी दे दिया गया। मैंने चुपचाप खाना खाया और कुछ नहीं कहा। जाने से पहले मेरी सास ने मुझे कुछ चादरें और तकिए दिए और कहा कि ऊपर ले जाओ, तुम्हारे काम आएंगे। मैं खुशी खुशी वो सामान लेकर ऊपर आ गई, जैसे मुझे कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई हो। जब राजेश वापस आया तो मैंने उसे सब कुछ बताया। मैंने बताया कि मुझे नीचे बुलाया गया था, मैंने काम किया और मुझे खाना भी दिया गया और साथ में ये चादरें भी और तकिए भी मिले हैं। राजेश ने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने कहा कि वो तुम्हें नौकरानी बना रहे थे, इन्होंने तुम्हें बहू नहीं समझा। मैंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, पहली बार बुलाया था, वरना वो मुझे कहाँ बुलाते हैं। मैंने तो सिर्फ मदद की है और देखो, इन्होंने मुझे सामान भी दिया है, खाना भी दिया है। राजेश ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चैन नहीं था, बल्कि वो कुछ कहना चाह रहा था मगर चुप रहा। वक्त इसी तरह आगे बढ़ता रहा। साल गुजरते गए, लेकिन हमारे और उस घर वालों के बीच रिश्ता कभी पूरा नहीं बन सका। कभी कभी जरूरत पड़ती तो मुझे बुला लिया जाता और कभी राजेश से काम निकलवा लिया जाता, लेकिन इज्जत और प्यार दोनों चीजें हमारे हिस्से में कम ही आई थी। हम इस घर का हिस्सा होते हुए भी इस घर के अपने नहीं थे। हर बार यही एहसास दिल के अंदर बैठ जाता कि हम सिर्फ जरूरत के वक्त याद किए जाते हैं और बाकी वक्त हम जैसे हैं ही नहीं। एक दिन राजेश ने मुझे कहा कि उसे किसी काम से दूसरे शहर जाना है और वो 2 हफ्तों के बाद वापस आएगा। मैं ये सुनकर चुप हो गई, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया, जैसे दिल को पहले से किसी बुरी खबर का एहसास हो गया हो। मैंने धीरे से कहा कि 2 हफ्ते मैं आपके बिना कैसे गुजारूंगी। राजेश ने मेरे करीब आकर प्यार से कहा कि देखो, बहुत जरूरी काम है, अगर ये काम हो गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उसकी आवाज में भरोसा था और उसके चेहरे पर एक जिद भी थी, जो वो अक्सर अपने सपनों के बारे में दिखाता था। मैं राजेश के बिना रहने का सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने खुद को समझाया कि अगर वो जा रहा है तो जरूर कोई जरूरी काम होगा, वरना वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। उसने जाते हुए मुझे रुपए 5,000 दिए और कहा कि इसमें गुजारा कर लेना, मैं 2 हफ्तों के बाद वापस आ जाऊंगा। मैंने पैसे हाथ में लिए और धीरे से कहा कि
भी ठीक है, लेकिन दिल में एक खालीपन सा भर गया, जैसे कोई चीज टूट गई हो। मैं उससे पूछना चाहती थी कि वो कहाँ जा रहा है, किस शहर जा रहा है, लेकिन इसने कुछ नहीं बताया। बस यही कहा कि दूसरे शहर जा रहा हूँ। उसकी चुप्पी मुझे और ज्यादा परेशान कर रही थी, मगर मैं कुछ नहीं बोल सकी। जाने के वक्त वो जल्दी में था। उसने एक नज़र मुझे देखा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही और दिल ही दिल में बार बार यही सोचती रही कि ये 2 हफ्ते कैसे गुजरेंगे। वो चला गया तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन जैसे जिंदगी रुक गई हो। मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैंने खुद को काम में लगाने की कोशिश की। उसने जाते हुए अपने छोटे भाई से भी कहा कि ऊपर भाभी रहती है, उनका ख्याल रखना। इसका छोटा भाई जो मुझसे बड़ा था, लापरवाही से बोला कि हाँ ठीक है, कर लेंगे ख्याल। वो लोग आमतौर पर ताऊ जी जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं करते थे। सब रिश्ते सीधे शब्दों में थे, जैसे देवर और चाचा। और फिर राजेश चला गया। उसके जाने के बाद मैं देर तक दरवाजे की तरफ देखती रही, जैसे उम्मीद हो कि वो वापस पलट आएगा। राजेश के जाते ही इन लोगों के लिए मैं ऐसी हो गई जैसे मैं इस घर में हूं ही नहीं। राजेश के होते हुए भी कभी कभी कोई पूछ लिया करता था, लेकिन अब तो जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं था। दूध लेने भी मैं खुद ही बाहर जा रही थी। मुझे पहले कभी दुनिया से डर नहीं लगता था, लेकिन जब से राजेश के साथ रहना शुरू किया था, तब से वही मेरी पूरी दुनिया बन गया था। अब अकेले जाना भी अजीब लगता था, जैसे मेरा सहारा साथ ना हो। राजेश ने जाते वक्त कहा था कि वो 2 हफ्तों के बाद वापस आ जाएगा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने फोन करके बताया कि वो ठीक से पहुंच गया है। उसकी आवाज सुनकर मुझे सुकून मिला था, लेकिन इसके बाद उसका कोई फोन नहीं आया। 2 हफ्ते गुजर गए। मैं हर वक्त दरवाजे की तरफ देखती रहती। हर आवाज पर दिल धड़क उठता कि शायद राजेश आ गया हो। मैं रात को भी जाग जाग कर फोन देखती रहती, लेकिन कोई कॉल नहीं आती थी। फिर मैंने खुद फोन किया, फोन बंद था। मेरे दिल में अजीब सा डर उतरने लगा, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि शायद काम में व्यस्त होगा। वैसे भी उसने वादा किया था कि पूरे 2 हफ्ते के बाद वापस आएगा, लेकिन वो नहीं आया। 4-5 दिन और गुजर गए। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैंने अपने देवर से कहा कि राजेश ने आना था, काफी दिन ऊपर हो गए हैं, उसका फोन भी बंद है, अभी तक आया नहीं। इसने बिल्कुल लापरवाही से जवाब दिया कि आ जाएगा। उसके अंदाज में ना चिंता थी ना परेशानी, जैसे जे कोई आम सी बात हो। इसी तरह और 10 दिन गुजर गए। घर में किसी को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मेरे दिन कैसे गुजर रहे थे ये सिर्फ मैं ही जानती थी। हर पल मेरे लिए सजा बन गया था। अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए थे। मैं ऊपर इस छोटे से कमरे में बैठी रहती और बार बार दरवाजे की तरफ देखती रहती। फिर एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से बाहर निकली तो 2 आदमी खड़े थे। उनके हाथ में राजेश का कुर्ता और उसका फोन था, लेकिन राजेश उनके साथ नहीं था। मेरे दिल ने कांपना शुरू कर दिया। उनमें से एक आदमी ने धीमी आवाज में कहा कि जिस जगह राजेश काम कर रहा था, वहां पर ऑफिस की छत गिर गई, कुछ भी नहीं बचा। शव इस लायक नहीं था कि साथ लाया जा सके। हम सिर्फ ये कुर्ता और फोन लेकर आए हैं, आप इनकी पत्नी को दे दें। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। मेरी सांस रुकने लगी, दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। फिर अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं इसी घर में थी। मेरा सिर भारी हो रहा था और आंखें जल रही थी, लेकिन होश में आते ही जो आवाजें मेरे कानों में पड़ी वो मेरे जख्मों पर नमक की तरह थी। कोई कह रहा था कि तुम इसको खा गई हो, कोई बोल रहा था तुम्हारी बदनसीबी की वजह से ये सब हुआ है। वो लोग खुद भी दुखी थे, क्योंकि राजेश उनका अपना था, लेकिन मेरे दिल पर जो मुसीबत टूटी थी उसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता था। मेरी दुनिया खत्म हो चुकी थी।
वो इंसान जो मेरा घर था, मेरी ज़िंदगी था, वो अचानक मुझसे छीन लिया गया। मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी थी, जैसे मेरे शरीर में अब सिर्फ़ साँस बाकी रह गई हो। ऐसी मौत भी होती है किसी को शब तक देखना नसीब ना हो। मैं आज भी सोचती हूँ कि आखिर उस वक़्त मुझ पर क्या गुज़री होगी। शायद अगर इंसान के दिल के टुकड़े होने की आवाज़ आती, तो पूरी दुनिया सुन लेती। मेरे पास राजेश की सिर्फ एक कुर्ती रह गई थी और मैंने उसका फ़ोन ना जाने कितनी बार खोला। हर बार यही उम्मीद होती थी, शायद कोई आखिरी संदेश हो, शायद कोई आवाज़ का रिकॉर्ड हो, शायद उसने मेरे लिए कुछ छोड़ा हो। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरी तस्वीरें थी, हमारी पुरानी तस्वीरें, हमारी हँसती हुई बातें, वो दिन जब हम घंटों फ़ोन पर बातें करते थे और भविष्य के सपने देखते थे। मैं रातों को जाग-जाग कर वो तस्वीरें देखती रहती, कभी उसकी तस्वीर को हाथ लगाती, कभी फ़ोन को सीने से लगाकर रोती रहती। ऐसा लगता था जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी इस छोटे से फ़ोन में बंद हो गई हो और पता नहीं कितने दिन इसी गम में गुज़र गए। मुझे दिन-रात का फ़र्क महसूस होना बंद हो गया। ना भूख लगती थी और ना ही नींद आती थी। कभी-कभी लगता था जैसे मैं अभी दरवाज़ा खोलूँगी और राजेश सामने खड़ा होगा और कहेगा कि देखो मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन नीचे से मेरी सास की ऊंची आवाज़ आई। वो गुस्से से कह रही थी कि अब इस महारानी से कहो कि अगर इस घर में रहना है तो हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, वरना यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। चली जाओ यहाँ से। मैं चुपचाप सब सुनती रही। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, मेरा अपना कोई नहीं था। अगर वो लोग मुझे इस घर से निकाल देते तो शायद मैं सड़क पर आ जाती। मैं धीरे-धीरे नीचे गई। रसोई में बर्तनों के अंबार लगे थे, एक तरफ पड़े थे, फर्श पर पानी फैला हुआ था और हर तरफ बिखराव था। मेरी सास ने मुझे देखते ही कहा कि अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो काम करो। मैंने चुपचाप काम शुरू कर दिया। इस दिन के बाद जैसे मेरी ज़िंदगी की एक नई दिनचर्या बन गई। सुबह आँख खुलते ही काम शुरू हो जाता। बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाई करना, खाना बनाना, हर चीज़ मेरे ज़िम्मे आ गई। मैं पूरा दिन काम करती रहती और बदले में सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती थी। लेकिन ये सब किसके लिए कर रही थी? क्यों जिंदा थी? ये सवाल मैं खुद से रोज़ पूछती थी। कई बार दिल करता कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, सब दर्द ख़त्म हो जाएँगे। लेकिन फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो खबर सुनकर मैं देर तक चुप बैठी रही। मेरी आँखों में आँसू बहते रहे, लेकिन इस बार इन आँसुओं में सिर्फ गम नहीं था, वो राजेश की आखिरी निशानी थी, हमारी मोहब्बत की आखिरी सांस थी। मैंने हिम्मत करके अपनी सास को ये बात बताई। इन्होंने कोई खास खुशी नहीं दिखाई, इनके चेहरे पर ना मुस्कान आई ना प्यार, बस एक ठंडा सा जवाब था, जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो। इसके बावजूद मुझ पर काम पहले की तरह ही डाला जाता रहा। एक दिन वो मुझे कहने लगी कि अब खाना ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे ही बैठकर खाओ। मैं चुपचाप नीचे आकर रसोई में बैठ गई ताकि वहीं खाना खा लूँ। लेकिन वो बोली कि नहीं, इधर नहीं, साइड पर होकर बैठो। वो साइड ऐसी जगह थी जहाँ उनके जूते पड़े हुए थे, फर्श ठंडा था और वहाँ अजीब सी बदबू थी। मुझे वहीं ज़मीन पर बिठाकर खाना दिया गया। मेरी सास दूसरी औरतों से कह रही थी कि इसको इसकी औकात में रखेंगे तो सही रहेगी, वरना सर पर चढ़ जाएगी। उनके हर शब्द के साथ मेरा दिल टूटता जा रहा था। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तो मुझ पर हाथ भी उठाया जाता। कभी बाजू पकड़कर झटका देते, कभी धक्का दे देते। किसी को ये ख्याल नहीं आता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। पूरा दिन काम करते करते मेरी कमर में दर्द शुरू हो जाता, हाथ सूज जाते, पैर कांपने लगते। रात को जब मैं ऊपर अपने कमरे में जाती तो वही पुरानी चारपाई मेरा इंतजार कर रही होती थी। मैं उस पर लेटकर छत को देखती रहती और चुपचाप अपने पेट पर हाथ रख देती। बस यही सोचती रहती कि अब मुझे जीना होगा, क्योंकि मेरे अंदर राजेश की आखिरी निशानी सांस ले रही थी। एक दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कपड़ों को प्रेस कर रही थी। पूरा दिन काम करते करते शरीर पहले ही टूट रहा था, आंखों में नींद थी और सिर भारी हो रहा था। इसी थकान में मेरे देवर की शर्ट जल गई। जलने का निशान सामने से साफ नजर आ रहा था।
वो जल्दी जल्दी तैयार होकर आया और जैसे ही इसकी नज़र शर्ट पर पड़ी, इसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जोर से चिल्लाया कि तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। मैं घबरा गई और माफ़ी मांगने लगी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहा था और उसे वही शर्ट पहननी थी। गुस्से में उसने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। मैं हैरान रह गई। मेरे मन में यही बात गूंज रही थी कि उसे जरा ख्याल नहीं आया कि मैं उसकी भाभी हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ। मेरी क्या हालत है, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी सास तो कभी कभी मुझे 2-4 थप्पड़ मार देती थी, लेकिन इस दिन मेरे देवर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी हर मार मेरे शरीर से ज्यादा मेरे दिल पर लग रही थी। मेरी सास भी शोर सुनकर आ गई। वो मुझे देखते ही चिल्लाने लगी कि निकल जाओ इस घर से, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, दफा हो जाओ जहाँ से। इस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं चुपचाप ऊपर अपने कमरे में आ गई। वह पुराना सा कमरा, यहाँ कभी मैं और राजेश साथ बैठकर सपने देखा करते थे, अब वही कमरा मेरे लिए अजनबी लग रहा था। मैंने धीरे धीरे अपना थोड़ा सा सामान बांधना शुरू कर दिया। कुछ कपड़े थैले में रखे, पुरानी चादरें समेटी, बर्तनों में से अपनी जरूरत की चीजें अलग की। दिल में फैसला कर लिया था कि अब यहाँ नहीं रहना, कहीं भी चली जाऊंगी, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन अब इस घर में वापस नहीं आऊंगी। सामान बांधते हुए मेरी नजर राजेश की उस कुर्ती पर पड़ी जो इसकी आखिरी निशानी थी। मैंने वो कुर्ती उठाई और अपने सीने से लगाकर रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे राजेश मेरे सामने खड़ा हो और मैं उससे लिपट कर अपने सारे दुख सुना रही हूँ। इसी दौरान अचानक मुझे कुर्ती की जेब में कुछ महसूस हुआ। मैंने चौंक कर जेब में हाथ डाला। अंदर 2 चाबियां थीं और एक कार्ड था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से कार्ड सीधा किया। उस पर किसी दूसरे शहर का पता लिखा हुआ था। मैं हैरान रह गई। मेरे मन में एक साथ हजारों सवाल आने लगे। ये पता किस जगह का था? ये चाबियां किस चीज की थीं? राजेश ने ये सब जेब में क्यों रखा हुआ था? उसने मुझे कभी इसके बारे में क्यों नहीं बताया? मैं काफी देर तक वो कार्ड हाथ में लिए बैठी रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे जंगल में कहीं दूर उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी हो, लेकिन वो रोशनी सच थी। जहाँ धोखा ये मैं नहीं जानती थी। मैं बार बार सोच रही थी शायद राजेश जाते वक्त मुझे कुछ बताना चाहता था, शायद वो इस पते पर खुद जाना चाहता था, शायद वहाँ कोई राज था, शायद कोई ऐसी चीज थी जो मेरी जिंदगी बदल सकती थी। और ये भी मुमकिन था कि वहाँ कुछ ना हो, शायद वो किसी काम की जगह हो, शायद चाबियां किसी मोटरसाइकिल या किसी छोटे से कमरे की हों। लेकिन फिर भी मेरे दिल ने कहा कि मुझे वहां जाना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मेरे कानों में जो सोने की बालियां थीं, वही आखिरी चीज थी जो मेरे पास बची थी। मैंने उन्हें बेच दिया। जब सुनार ने वो बालियां हाथ में लेकर तोली तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। वो बालियां मेरी दादी की आखिरी निशानी थी, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इन पैसों से मैंने सफर के लिए थोड़ा सा सामान लिया, एक छोटा सा बैग तैयार किया और इस पते की तरफ रवाना हो गई। सफर के दौरान मेरा दिल लगातार धड़क रहा था। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए मैं बार बार वो कार्ड हाथ में लेकर पढ़ती रही। हर बार यही लगता जैसे इस पते के पीछे कोई राज छुपा हो। मेरे दिल में हजारों डर थे, डर भी था और उम्मीद भी थी। नहीं जानती थी कि वहां पहुंचकर मुझे क्या मिलने वाला है, लेकिन इतना जरूर महसूस हो रहा था कि मेरी जिंदगी अब किसी नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। मैं इस पते पर पहुंची। शाम होने वाली थी। आसमान पर हल्की हल्की लाली फैल रही थी और मेरे दिल की धड़कन हर कदम पर तेज होती जा रही थी। मैं बार बार अपने हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड देखती। वो और फिर मरला डबल स्टोरी घर था। बाहर से देखने में सादा लेकिन खूबसूरत लग रहा था। दीवार पर हल्का सा ऑफ वाइट रंग था और गेट के साथ छोटे पौधे लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस घर को बहुत प्यार से बनाया हो। घर पर ताला लगा हुआ था। मैं कुछ पल गेट के सामने खड़ी रही। मेरे हाथ पसीने से भीग रहे थे, दिल में डर भी था। फिर मैंने धीरे से वो चाबी निकाली जो राजेश की कुर्ती की जेब से मिली थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चाबी ताले में डाली। जैसे ही चाबी घुमाई तो ताला खुल गया।
मेरी सांसें रुक गई। मैं कुछ पल खड़ी रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई इस घर की चाबी थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रख दिए। घर के अंदर अजीब सी शांति थी, लेकिन वो डरावनी शांति नहीं थी, बल्कि ऐसी शांति जैसे कोई जगह बरसों से किसी अपने का इंतजार कर रही हो। अंदर दाखिल होते ही एक छोटा सा ड्राइंग रूम था। वहाँ एक सोफा साफ सुथरा रखा हुआ था, सामने टीवी रखा हुआ था और उनके बीच छोटी सी मेज थी। एक तरफ फ्रिज रखा हुआ था। दीवारों पर हल्के रंग के पर्दे लगे हुए थे, जो खिड़की से आने वाली हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। मैं धीरे धीरे घर के अंदर चलने लगी। फर्श बिल्कुल साफ था, कहीं धूल नहीं थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये घर बंद पड़ा है। हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी, जैसे कोई आज ही यहाँ से उठाकर गया हो। रसोई में गई तो वहाँ बर्तन तरीके से रखे हुए थे, चूल्हा भी था, शेल्फ में मसाले तक मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ एक पूरी जिंदगी बसाई गई हो। लेकिन फिर अचानक सब कुछ रुक गया। एक कमरे में पलंग पड़ा हुआ था, उस पर साफ चादर बिछी हुई थी। साथ अलमारी दीवार के साथ खड़ी थी और खिड़की के करीब हल्के रंग के पर्दे थे, जिससे शाम की रोशनी अंदर आ रही थी। मैं हैरानी से हर चीज देख रही थी। मेरे मन में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था, ये सब क्या है? ये घर किसका है? राजेश ने मुझे इसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया? मैं अभी इन्हीं सोचों में थी कि बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। मैं जल्दी से बाहर निकली तो एक औरत दरवाजे के करीब खड़ी थी। उसकी उम्र शायद 40 के करीब होगी। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप आ गई हैं? मैं हैरान रह गई और पूछा, तुम मुझे जानती हो? उसने शांति से जवाब दिया, हाँ जानती हूँ, आप राजेश जी की पत्नी हैं। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। मैंने धीरे से कहा, हाँ इन्हीं की पत्नी मतलब थी। वो बोली, अच्छा हुआ आप आ गई हैं। इस घर की एक चाबी मेरे पास भी थी। मैं ही इस घर का ख्याल रख रही थी। अब ये घर आपका है? मैं हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी और पूछा, लेकिन ये घर मेरा कैसे हो सकता है? ये घर असल में किसका है? वो थोड़ी उलझी, फिर बोली, असल में किसका है क्या मतलब? आपका ही है। मुझे तो बस यही कहा गया था कि जब तक आप ना आ जाएं इस घर का ख्याल रखना है। अब आप आ गई हैं तो आप ही रखेंगी। उसकी बातें मेरे मन को उलझा रही थी। फिर वो बोली, मैं करीब ही रहती हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, और अगर घर का काम करवाना हो तो भी मैं कर दूंगी। मैंने धीरे से कहा, हाँ ठीक है, बता दूंगी। वो चली गई और मैं दोबारा घर के अंदर आ गई। पूरा घर और भी रहस्यमय लगने लगा था। हर चीज जैसे कोई राज छुपा रही थी। मैं धीरे धीरे उस कमरे में गई। यहाँ पलंग और अलमारी रखी हुई थी। कमरे में हल्की सी खुशबू थी, शायद बंद कमरे की या शायद किसी पुरानी याद की। मेरी नज़र बस अलमारी पर जा रही थी। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि इसके अंदर क्या होगा। मैं उसके करीब आई और हैंडल पकड़ा, लेकिन अलमारी लॉक थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर अचानक मुझे दूसरी चाबी याद आई। मैंने जल्दी से वो चाबी निकाल ली, गौर से देखा। वो वाकई अलमारी की चाबी जैसी लग रही थी। मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। मैंने धीरे से चाबी लॉक में डाली। चाबी तुरंत अंदर चली गई। मैं कुछ पल शांत खड़ी रही। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। फिर मैंने धीरे से चाबी घुमाई। चाबी घूम गई और मेरा दिल भी जैसे एक पल के लिए रुक गया। अलमारी के अंदर क्या था, ये सोचकर ही मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। धड़कते दिल के साथ मैंने अलमारी खोली तो मेरी जान निकल गई। अलमारी के अंदर कुछ कपड़े रखे हुए थे, कुछ फाइलें थी और रोज के इस्तेमाल का सामान भी था। लेकिन सबसे सामने नोटों की गड्डियां पड़ी हुई थीं, इतनी ज्यादा कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों रुपए हों। मैं शांत खड़ी रह गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, मुझे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैं सपना देख रही हूँ। वही मैं जो कुछ दिन पहले दूसरों के जूतों के पास बैठकर खाना खाती थी, आज एक ऐसे घर में खड़ी थी
जहाँ अलमारी में नोटों की गड्डियाँ रखी हुई थी। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक मुझे अपने पीछे किसी की हलचल सुनाई दी। मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। मैंने डरते-डरते पलटकर देखा और जो चेहरा मेरी आंखों ने देखा, मेरी चीख ना निकल सकी। मेरे कदम लड़खड़ा गए और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक अस्पताल में थी। सफ़ेद दीवारें, दवाइयों की खुशबू, मशीनों की हल्की-हल्की आवाज़ें। मेरा सिर भारी था और शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। मैंने धीरे से आंखें खोली और इधर-उधर देखने लगी। इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खुला। एक शख्स अंदर आया। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरी सांस रुक गई। मेरी आंखें हैरानी से फैल गई और फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा कि तुम माँ बनने वाली हो। मेरी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। मैं कमज़ोर थी, शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं जल्दी उठी। मेरे कदम लड़खड़ा गए, लेकिन मैं खुद को संभालते हुए उस शख्स तक पहुंची और जाकर उसके गले लग गई। मैंने दोनों बाजुओं से उसे मजबूती से पकड़ लिया, जैसे डर हो कि अगर छोड़ दिया तो वो दोबारा कहीं गायब ना हो जाए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि राजेश था। मेरा राजेश। मैं हैरानी से उसके चेहरे को देख रही थी, हाथों से उसे छूकर यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि वो वाकई मेरे सामने है। अगर ये सपना था तो मैं इस सपने से कभी जागना नहीं चाहती थी। मैं बस इसी तरह उसके गले लगी रहना चाहती थी। राजेश ने भी मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। उसके हाथ मेरे सिर पर थे और उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो बार-बार कह रहा था कि मैं तुम्हारा राजेश हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं रोते हुए बस इतना कह पाई, लेकिन वो लोग तो कह रहे थे कि और आगे शब्द ही मेरे गले में अटक गए। राजेश ने मेरे आंसू साफ किए और धीरे से कहा, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। वो मुझे वापस इसी घर में ले आया। रास्ते भर मैं उसे देखती रही। बार-बार दिल में यही डर आता था कि कहीं ये सब खत्म ना हो जाए, वही अंधेरा ना हो जाए। रास्ते में उसने खाना खरीदा। घर पहुंचकर उसने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। मैं चुपचाप बैठी उसे देखती रही। हर पल मुझे यकीन दिला रहा था कि वो वाकई मेरे सामने मौजूद है। खाना खाते हुए उसने परेशानी से मुझे देखा और कहा, तुम्हारा 5वां महीना चल रहा है, लेकिन तुम इतनी दुबली पतली हो गई हो कि कोई देखकर बता भी नहीं सकता कि तुम माँ बनने वाली हो। ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है। उसकी आवाज़ में दर्द था। अब धीरे-धीरे मुझे यकीन आने लगा कि ये सपना नहीं, हकीकत है। राजेश वाकई जिंदा था। वो मेरे सामने बैठा था, वही राजेश जिसके बिना मैं हर रोज मर रही थी। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और प्यार से कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तुम परेशान मत हो। मैं पलंग पर राजेश के कंधे पर सिर रखे उसके साथ लेटी हुई थी। उसने मुझे दोनों बाहों में भरकर कहा, अब मुझे खुद से कभी दूर मत होने देना। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और बाहर रात की शांति फैली हुई थी। मैं बार-बार उसके चेहरे को देखती और फिर अपने दिल को यकीन दिलाती कि वाकई मेरे सामने है। राजेश ने मेरे माथे पर हाथ फेरा और धीरे से कहना शुरू किया कि मैं काफ़ी समय से एक बहुत बड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहा था। मैं रात भर जागता था और इसी पर काम करता रहता था। इसी दौरान मेरी ऑनलाइन किसी से बात हुई। उन्होंने मेरा काम देखा तो मुझे इस शहर में बुलाया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना, इसीलिए मैंने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। इसकी आवाज़ में अब वही भरोसा था जो पहले कभी दिखाई देता था। वो कहने लगा, जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि मेरा प्रोग्राम बहुत बड़ा है, ऐसा प्रोग्राम जो लाखों करोड़ों में बिक सकता था। शुरू में मुझे खुद यकीन नहीं आया। मुझे लगा शायद ये लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया, बताया कि ये प्रोग्राम कितनी बड़ी चीज़ है और कितने लोग उसे खरीदना चाहते हैं। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे ही ये प्रोग्राम इस्तेमाल में आएगा,
लोग सवाल करेंगे कि इसे किसने बनाया है। अगर लोगों को पता चल गया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे अपनी पहचान खत्म करनी होगी। दुनिया को ये यकीन दिलाना होगा कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी आंखों में दोबारा आंसू भर आए। मैंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे बिना मुझ पर क्या गुजरी। उसने मुझे और मजबूती से अपने करीब कर लिया और बोला, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें इतनी तकलीफ होगी। मैंने सोचा था कि जैसे ही तुम मेरी कुर्ती देखोगी और इसमें चाबियां और पता मिलेगा तो तुम यहाँ पहुँच जाओगी। इसीलिए मैंने सब कुछ ऐसे रखा। अगर किसी और को भी वो चीज़ मिल जाती तो उसे कुछ समझ नहीं आती। अगर मैं सीधा लिख देता कि मैं जिंदा हूँ और इस पते पर आ जाओ तो शायद बात फैल जाती। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुरंत नहीं आ सकी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तुम्हारे घर वालों ने मुझे नौकरानी बनाकर रख लिया और घर के सारे काम करवाते थे। तुम्हारे भाई ने मुझ पर हाथ भी उठाया। यह सुनते ही राजेश का चेहरा गुस्से से भर गया और उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, उसने तुम पर हाथ उठाया। मैं चुप हो गई लेकिन मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। राजेश ने गुस्से से मुट्ठियां बींच ली और बोला, मैंने सोचा था कि कुछ साल बाद मैं अपने घर वालों को भी सच बता दूंगा। मैं नहीं चाहता था कि वो सारी जिंदगी मुझे मरा हुआ समझे, लेकिन अब लगता है कि इस दर्द के साथ जीना ही बेहतर है। मैं उसके करीब हो गई और कहा, नहीं ऐसा मत करो। अगर वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, गलत थे लेकिन दुखी भी थे। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, किसी दिन उन्हें बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। यहाँ पर मेरा नाम राजेश नहीं है, यहाँ सब मुझे अमित के नाम से जानते हैं और तुम्हें भी अपना नाम बदलना होगा। मैं हैरानी से देखती रही। फिर उसने मेरे हाथ अपने हाथ में लिए और मुस्कुराते हुए कहा, ये घर हमारा है, मैंने इस घर को खरीदा है। ये सारा सामान भी मैंने लिया है। अलमारी में जो पैसे थे वो भी हमारे हैं। अभी बहुत से पैसे मेरे अलग बैंक खातों में मौजूद हैं। हम अब गरीब नहीं रहे, हमारे पास सब कुछ है। मैं उसकी बातें सुन रही थी लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वही राजेश जो कभी मेरे साथ टूटी हुई चारपाई पर सोता था, आज मेरे सामने बैठा है और कह रहा था कि हमारे पास सब कुछ है। राजेश ने मेरे बालों में हाथ फेरा और कहा, अब हमें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। अब कोई तुम्हें जूतों के पास बिठाकर खाना नहीं खिलाएगा। अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अब तुम सिर्फ आराम करोगी और खुश रहोगी। मैं उसकी बातें सुनकर रोने लगी। उसने मेरे आंसू साफ किए और कहा, अब रोना नहीं है, हमारी जिंदगी बदल गई है। अब हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर उसने मेरे पेट पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, अब सबसे अच्छी खबर ये है कि तुम माँ बनने वाली हो। मुझे और क्या चाहिए। मैं उसके सीने से लग गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं दोबारा जिंदा हो गई हूँ, जैसे किसी ने मौत के अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ला खड़ा किया हो। उस रात मैंने उसकी बाहों में सिर रखकर सुकून से नींद ली। कितने महीनों बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं सुरक्षित हूँ। रात भर मैं कभी उसके हाथ को छूती, कभी उसके चेहरे को देखती ताकि दिल को यकीन रहे कि वो वाकई मेरे साथ है। सुबह आंख खोली तो सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। राजेश मेरे करीब बैठा मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि शायद अब मेरे दिन बदल गए हैं। उसके बाद हमारी जिंदगी वाकई बदल गई। राजेश ने धीरे धीरे मुझे हर चीज समझाई। उसने नए कागज बनवाए, नई पहचान बनवाई। हमने इस शहर में नई जिंदगी शुरू की और अब हम किसी के भरोसे पर नहीं थे। हमारे पास अपना घर था, अपनी गाड़ी थी, अपने पैसे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे पास एक दूसरे का साथ था। राजेश मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो हर वक्त मेरा ख्याल रखता, मेरियां दवाइयाँ लाता, मेरे लिए खाना बनवाता, रात को मेरे पैर दबाता और बार बार यही कहता कि अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं अक्सर रात को जाग जाती और चुपचाप भगवान का शुक्र करती। मुझे यकीन नहीं आता था कि वही जो कभी लोगों के जूते के पास बैठी रोती थी, आज एक खूबसूरत घर में सुकून की जिंदगी गुजार रही थी। वक्त
वक्त गुजरता गया। फिर वो दिन आया जब हमारी बेटी इस दुनिया में आई। जब मैंने पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया तो मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। राजेश मेरे पास खड़ा उसे देख रहा था और उसकी आंखों में भी नमी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, ये हमारी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी है। हमने अपनी बेटी का नाम आरोही रखा और वो बिल्कुल अपने पिताजी जैसी थी, बड़ी आंखें और चेहरे पर अजीब सा सुकून। आज हम अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हैं। हमारी जिंदगी में अब किसी चीज की कमी नहीं है, ना प्यार की, ना सुकून की, ना पैसों की। कभी कभी मैं रात को अपनी बेटी को सुलाते हुए पुराने दिन याद करती हूँ, वो टूटी हुई चारपाई, वो भूख, वो जिल्लत और वो आंसू। फिर राजेश आकर मेरे पास बैठ जाता है और मेरा हाथ पकड़ लेता है और अब मुझे एहसास होता है कि शायद जिंदगी वाकई एक पल में बदल सकती है। आज भी वो दिन याद आता है तो मैं भगवान का शुक्र करती हूँ, उसने मुझे राजेश से दोबारा मिला दिया। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।